आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में फिर से स्वागत करते हैं। रीट के समस्त विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने एक सीरीज जो कि स्टार्ट कर रखी है, शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डेली इस चैनल पर मिल रहे हैं। तो आप चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और फटाफट आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 30 प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 प्रश्न हैं उनको यहाँ पर व्याख्या के साथ में समझा रहे हैं हम। चलिए स्टार्ट कर लें आज का ये वीडियो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जरूर वीडियो सुने और पूरा वीडियो देखें। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, परिभाषा से संबंधित है। लिखा हुआ है कि प्रेरणा प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। ये परिभाषा किससे संबंधित है, ये हमारा प्रश्न है। तो आपको ये बताना है कि ये परिभाषा किसने दी है। शेफर ने, गेट्स व अन्य ने, ब्लेयर एवं अन्य, या मार्शेल। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अपना अपना आंसर सभी लोग सोच के रखें और लास्ट में अपना स्कोर कितना रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे खुद की तैयारी का मूल्यांकन हो सकेगा। चलिए तो राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है गेट्स व अन्य। इन्होंने ये परिभाषा दी है कि प्रेरणा जो होती है वो प्राणी के अंदर, कोई भी प्राणी है उस प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। क्या हैं दशाएं? प्रेरणा, जो कि उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए वो भी निश्चित विधियों के अनुसार उसे उत्तेजित करती हैं, वो है प्रेरणा प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मानसिक दशाएं। समझ गए? तो ऐसी जो परिभाषा दी है वो गेट्स व अन्य ने दी है। ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखते हैं। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। ऐसा किसने कहा, यानी ये परिभाषा किससे संबंधित है, ये हमारा सवाल है। आत्म प्रत्यय या आत्म संप्रत्यय भी हम कह सकते हैं, सेल्फ कंसेप्ट। इससे तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन, मतलब व्यवहार, योग्यता और विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। परिभाषा किससे संबंधित है बताइए। गेल, साइमंड्स, गिब्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए क्या होगा। गेल। तो करेक्ट आंसर गेल होगा। मनोवैज्ञानिक गेल के द्वारा ऐसा कहा गया है, ये परिभाषा उनसे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कोई खास ऐसा समझाने का नहीं है, परिभाषाएं हैं। चलो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर, मनोविज्ञान का संबंध है। सवाल सिंपल है एकदम, जो हमारा मनोविज्ञान सब्जेक्ट है उसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। रामायण से, दर्शन शास्त्र से, वेदों से, या महाभारत से। बताइए क्या आंसर होगा इसका। सब लोग सोच के रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र से। यानी हमारा जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट है, यदि हम बात करें इसका मूल आधार ग्रंथ या इसका जन्म कहाँ से हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। यानी मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, एक प्रकार से फिलॉसफी जो चलता था हमारा सब्जेक्ट, उसी फिलॉसफी के अंदर से ये निकला हुआ है। यानी दर्शन से ही ये इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, किसकी? मनोविज्ञान की। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे इसको हमारे सिलेबस के अंदर इसको ऐड किया गया है, धीरे धीरे इसको व्यवहार में लाए गए हैं, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर लाया गया है, अनेक प्रकार से इसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। ठीक, अगला सवाल हमारा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। देखो सवाल ये कह रहा है कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा सर्वप्रथम मनोविज्ञान को, प्लेटो ने, या डेकार्टे ने, या अरस्तु ने, या फिर सभी ने? बताओ क्या आंसर होगा इसका। हाँ, तो बिल्कुल सही है आपका सभी का आंसर। इसमें हो जाएगा आपका सभी। यानी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु एंड डेकार्टे, इन तीनों ने कहा। यानी इन सभी का नाम इसमें आता है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, एक लाइन है,
जो कि हमने बनाई है, सोले आत्मा खुश, सोले आत्मा खुश तो पढ़, ये ट्रिक है, PAD पढ़, ये ट्रिक है। सोले आत्मा खुश तो पढ़, पढ़ का मतलब PAD, यानी पै से मतलब है प्लेटो, ए से मतलब है अरस्तु और डी से मतलब है डेकार्टे। यानी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो मुख्य लोग थे वो प्लेटो, अरस्तु एंड डेकार्टे थे। ये इस एक लाइन का मतलब हो जाता है। तो यही हमारी ट्रिक है, सोले आत्मा खुश तो पढ़। भाई आपकी जब तक सोले आत्मा खुश नहीं होती है तब तक आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमारी ट्रिक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? बिल्कुल अच्छा सवाल। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके पास में, पाम्पानोजी, आस्तु, गेट्स, डेकार्ट। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है? फटाफट अपना आंसर सोच के रखें और अपना आंसर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के द्वारा अपने क्यूरीज कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पाम्पानोजी। और पाम्पानोजी कहाँ के हैं बताइए बच्चों, बताइए अपना अपना आंसर। पाम्पानोजी किस देश के हैं? तो इटली के पाम्पानोजी। कहाँ के हैं? इटली के पाम्पानोजी को माना जाता है। ठीक है, तो ये किसको? मन, तो इसके लिए मुख्य हैं ये। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं लेकिन मुख्य जो है इन्हीं का नाम आता है पाम्पानोजी का। तब कहते हैं ई मन पापी। इसके लिए एक ट्रिक है, ई मन पापी, ई मन पापी। यानी ई से मतलब हो गया इटली का, मन से मतलब हो गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले, पापी का मतलब पाम्पानोजी। ठीक है, ई मन पापी, ये हमारी ट्रिक हो जाती है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपको छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से हम याद भी करवा देंगे साथ साथ में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। छठवां सवाल हमारा देखो, अच्छा सवाल है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे। यानी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किन मनोवैज्ञानिकों ने माना है? चेतना का। अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसकी हम एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक आपको बताएंगे। तो बताइए, सबसे पहले आप ऑप्शन देखते हैं। विलियम बुंट, विलियम जेम्स सली, ये अली जेम्स सली है और यहाँ पर विलियम जेम्स और ये है आपका सभी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? विलियम बुंट, जेम्स सली या विलियम जेम्स या फिर सभी? अपना अपना आंसर सोच के रखें, क्या आंसर होगा बताइए। सभी लोग सोच लिया होगा, बताइए तो फिर क्या आंसर हुआ भाई? हाँ चलिए हम बता देते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। यानी कि चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम बुंट भी हैं, जेम्स सली, विलियम जेम्स, ये सब लोग हैं। एक नाम और आता है इसमें, वाइब्स, वाइब्स ये। यानी इसमें मुख्य रूप से 4 व्यक्तियों के नाम आते हैं, विलियम बुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइब्स। ये 4 व्यक्तियों के नाम चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिकों में आते हैं। इसकी हम बहुत ही सुंदर सी ट्रिक बताते हैं। चलो ट्रिक ऐसी है, जेम्स सली की वाइफ। ट्रिक ऐसे है देखो, जेम्स सली की वाइफ, जेम्स सली की वाइफ। ठीक है, जेम्स सली की वाइफ चेतना, जेम्स सली की वाइफ चेतना विलियम बुंट के साथ 19 बार भागी, विलियम बुंट के साथ 19 बार भागी। ये हमारी ट्रिक है। जेम्स सली की वाइफ चेतना विलियम बुंट के साथ 19 बार भागी। कितनी बार? 19 बार। यानी 19 बार का मतलब हो गया 19वीं शताब्दी की बात है। और चेतना का मतलब है चेतना का विज्ञान माना गया है। और मानने वाले में जेम्स का मतलब जेम्स सली मान लो या फिर विलियम जेम्स मान लो। ठीक है, इसके बाद में आप वाइफ का मतलब वाइफ्स और विलियम बुंट यानी विलियम बुंट। तो ये सभी नाम इसमें एक साथ इस ट्रिक के अंदर आ जाते हैं। तो आपको ट्रिक याद रख लेनी है, जेम्स सली की वाइफ चेतना विलियम बुंट के साथ में 19 बार भागी। यानी 19वीं शताब्दी की ये बात हम कर रहे हैं।
तो ऐसे करके चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का नाम आप याद रख पाएंगे अच्छे से। विलियम बुंट, विलियम जेम्स सली और ये वाइप्स, ठीक है। ये तो कितने याद रखने हैं आपको? विलियम बुंट याद रखना है, विलियम जेम्स याद रखना है, और जेम्स सली याद रखना है, और वाइप्स याद रखना है। 4 नाम आपको याद रखने हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पर 7 नंबर का, सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी दशाएं बताई हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो, सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी दशाएं बताई हैं टोटल? तो बताइए, ऑप्शन में आपके है 5, 3, 6 या 4। बताइए क्या आंसर होगा? 7 नंबर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। यानी सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं टोटल। कितनी दशाएं? 3, ठीक है। अब कौन कौन सी हैं 3 दशाएं? अगले प्रश्न में यही हमसे पूछा जा रहा है, तो अगला प्रश्न हम साथ में ही ले लेते हैं। मन की 3 दशाएं हैं, यानी कि जो मन की हमारी 3 दशाएं सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हमारा अगला सवाल है। तो बताइए, इसमें चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। यानी कि हमारी जो मन की 3 दशाएं हैं उसमें एक तो चेतन मन होती है, एक अचेतन मन होता है, एक हमारा अर्धचेतन मन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा ये मन है, ठीक है, ये हमारा मन है, इस मन के 3 हिस्से हैं। एक हमारा चेतन मन होता है, एक हमारा अर्धचेतन मन होता है, एक हमारा अचेतन मन होता है। ये 3 प्रकार का हमारा मन है, इसके 3 हिस्से हैं, इसके 3 पार्ट बनाए रखे हैं, ठीक है। अब इन तीनों पार्टों के विषय में अगले सवाल हमारे हैं, तो उन सवालों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में साथ में ही आपको हम समझा देंगे। जैसे अगला सवाल है हमारा, देखिए, मस्तिष्क से जागृत अवस्था किसे कहते हैं? मस्तिष्क से जागृत अवस्था किसे कहते हैं, ये हमारा सवाल है। तो इसमें ऑप्शन है सुषुप्त, या फिर चेतन मन, या फिर बाह्य मन, या फिर कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चेतन मन। क्या होगा? चेतन मन। यानी जो चेतन मन होता है उसको मस्तिष्क से जागृत अवस्था हम कहते हैं बच्चों। मस्तिष्क से जागृत अवस्था किसको कहते हैं? चेतन मन को। यानी कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वर्तमान में, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी पढ़ना लिखना देखना कुछ भी आप कर रहे हैं, ये सब चेतन मन से आप कर रहे हैं। तो हमारी जागृत अवस्था है मस्तिष्क की चेतन अवस्था, ठीक है। तो चेतन मन आप समझ गए क्या होता है? जागृत अवस्था होती है मस्तिष्क से जागृत अवस्था, जो हम सोच समझ के कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी निर्णय हम लेते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं सोच समझ करके, ठीक है, पूरे होशो हवास में, वो हमारा चेतन मन कहलाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क में चेतन मन का कितना भाग है? ये हमारा जस्ट इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क है पूरा, उस मस्तिष्क के अंदर चेतन मन का कितना हिस्सा है, यानी कितना भाग चेतन मन का है उसमें? तो ऑप्शन में है 1/10, 9/10, 1/11 और 10/9। तो राइट आंसर क्या होगा? अपना अपना आंसर सोचें और फटाफट बताएं। तो राइट आंसर हम बता देते हैं 1/10, यानी 1/10वां हिस्सा जो है वो हमारा चेतन मन का है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं चेतन मन बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, इसलिए इस बेचारे को बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रखना है, संभाल के रखना है, इसकी बहुत हमें केयर करनी है, ठीक है। इस पे जबरदस्ती कोई दबाव नहीं देना है, जबरदस्ती इससे कोई काम नहीं करवाना है हमें। इसको बहुत अच्छे से सुरक्षित रखना होगा, रिलैक्स इसको हमें रखना होगा, तभी ये हमारे लिए अच्छे काम कर सकता है, ठीक है। चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, कोई घर में, परिवार में, कि समाज के अंदर किसी भी रूप में हम कोई भी काम कर रहे हों, तो हमारा चेतन मन का हिस्सा होगा 1/10वां हिस्सा हमारा जो है वो चेतन मन का होता है। अगला सवाल देखते हैं। कटु अनुभूतियां, दुखी बातें तथा दमित इच्छाएं आदि कौन से मन से संबंधित हैं? यानी कटु अनुभूतियां, दमित इच्छाएं, दुखी बातें, ये हमारी कौन से मन से संबंधित बातें हैं? बताइए, सुषुप्त मन, अचेतन मन, बाह्य मन या फिर चेतन मन? तो राइट आंसर क्या होगा? बताइए, अपना अपना आंसर सभी लोग बताएं। हाँ बिल्कुल सही है भैया, आपका जो उत्तर होगा वो होगा अचेतन मन। अचेतन मन। अब जो अचेतन मन होता है बहुत बड़ा भंडार होता है,
इसको हम कह सकते हैं हमारा भंडार गृह है पूरा। जो भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जो इच्छाएं दमित हो जाती हैं, आप कोई कार्य करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, किसी कारणवश आपने खूब प्रयास किया लेकिन फिर भी वो काम आपसे नहीं हो पाया, या कोई चीज आप प्राप्त करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए, तो फिर वो जो आपकी इच्छा थी वो दमित हो जाती है और वो धीरे धीरे वो हमारी अचेतन के अंदर चली जाती है। कई बार तो धीरे धीरे समय के साथ में वो बात अचेतन में चली जाएगी, लेकिन कई बार हम खुद जबरदस्ती उसको अचेतन में ढकेल देते हैं। लेकिन अचेतन में जो बात गई है, जो चीज हमने अचेतन में डाल दी है या चली गई है, वो समय परिस्थिति के हिसाब से कभी भी चेतन में आ सकती है। चेतन में जैसे ही वो आएगी तो आपको परेशान कर देगी, इसलिए इससे हमें बचना होगा। जब कोई भी बात अचेतन की चेतन में आके अटैक करती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो हमारा चेतन जो मन होता है बहुत बड़ा हिस्सा होता है, स्टोर रूम मान लो एक तरीका का हमारा। ये हमने जो भी कुछ सोचा समझा, जो भी हमारे कोई बात पूरी नहीं हुई है, कोई भी हमारे दुखद घटनाएं हैं, कोई भी दुख वाली बात है, कटु अनुभूतियां हैं, हमारी दमित इच्छाएं हैं, सारी की सारी कहाँ पहुंच जाती हैं? अचेतन मन के पास पहुंच जाती हैं। यहां से हम पुनः उनको वापस भी ले सकते हैं चेतन के अंदर। ये है, ठीक है। चलो, ये हमारा सवाल हो जाता है 11 नंबर का। अगला सवाल हम देख, चलिए अगला सवाल है हमारा 12 नंबर का। के बालक याद की हुई बातों का अचानक भूल जाता है, यानी बातों को अचानक भूल जाता है, बोलते बोलते अटक जाता है। बालक की ये बातें किस मन से संबंधित हैं? भाई हमारा प्रश्न ये है कि कोई बालक है जिसका नाम के है, याद की हुई बातों को अचानक भूल जाता है। जैसे मान लो उसने कोई बात याद की, कोई प्रश्न याद किया, उसने कुछ भी बात याद की, उसने भूल जाता है बेचारा, बोलते बोलते अटक जाता है बीच में, कुछ भी बोल रहा है बीच में अटक गया, पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या बोलें, आगे क्या आएगा, ऐसा उसको कुछ पता नहीं चलता है, अटक जाता है। ये बालक की जो बातें हैं ये किस मन से संबंधित हैं? अर्धचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन या कोई नहीं? बताओ क्या आंसर होगा हमारा? हाँ बिल्कुल सही है भाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अर्धचेतन। अर्धचेतन, ठीक है। यानी कि जैसे कोई हम बोल रहे हैं, कुछ बोलते बोलते अटक जाते हैं, फिर आपको लगता है कि भाई ये हमें याद तो है, बिल्कुल जीव पर रखा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। ऐसा सबके साथ में कभी ना कभी जरूर होता होगा, होता है कि नहीं? हाँ, आपके सामने कोई व्यक्ति है, बिल्कुल आपका पहचान वाला है, नाम याद करना चाह रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। अर्धचेतन की स्थिति में थोड़ा थोड़ा नाम याद आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, मतलब स्पष्टता नहीं हो रही है, तो अर्धचेतन की स्थिति बन रही है हमारी। बोलते बोलते अटक जा रहे हैं, अच्छा जी कुछ कहने वाले हैं तो अटक जाते हैं, कोई बात भूल जाते हैं अचानक। तो ये बातें जो होती हैं ये हमारी अर्धचेतन मन से संबंधित होती हैं, ठीक है। बोलते बोलते भूल जाना, हकलाना आदि ये हमारी किस में होती हैं? अर्धचेतन में, ठीक है। चलिए अब अर्धचेतन जो हमारा हिस्सा होगा वो कहाँ पर होगा बताइए? अर्धचेतन की स्थिति कहाँ बनती है? चेतन और अचेतन के बीच की जो स्थिति होती है ना, वो हमारी अर्धचेतन की स्थिति होती है। तो ये आपने समझ लिया अभी। तो कैसे अर्धचेतन की स्थिति बनती है, तो आप ये समझ गए होंगे कि चेतन और अचेतन मन जो होता है उसके बीच का जो हिस्सा होगा वो अर्धचेतन होगा हमारा। अब अर्धचेतन क्या होता है, चेतन मन क्या होता है, अचेतन मन क्या होता है, हम तीनों के बारे में बात कर चुके हैं। इनसे संबंध कोई भी प्रश्न आता है तो आप कर सकेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बताइए कौन बताएगा भाई? अपने अपने आंसर सोच के रखें। वाटसन, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, वाइट्स, कौन सा आंसर होगा? बहुत अच्छा सवाल है ये। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक का मतलब प्रयोग करना, प्रैक्टिकल करना, ठीक है। इसके जनक किसे कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के? तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। क्या हो जाएगा? विलियम वुंट। यानी विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले
1879 में जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, आज वर्तमान में नाम है इस जगह का, सबसे पहले यह मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। भाई ये हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर पहली बार ये काम हुआ है। यदि हम भारत की बात करें, विशेष रूप से भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सबसे पहले 1915 में कोलकाता के अंदर एस.एन. सेनगुप्ता के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। ठीक है ना। चलो अगला सवाल हमारा जस्ट इसी से जुड़ा हुआ है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित हुई? अभी अभी जस्ट हमने बात की थी। जर्मनी में 1879 में, अमेरिका में 1900 में, इंग्लैंड में 1836 में, जापान में 1880 में। तो अभी अभी हमने जस्ट आंसर इसका बताया था। क्या आंसर बताया था बताइए? तो जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर 1879 के अंदर पहली बार प्रयोगशाला खुली थी, और जिसको खोलने वाले कौन व्यक्ति थे? विलियम वुंट थे। इसीलिए विलियम वुंट को क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से आप सुनते रहोगे। अरे सुन तो आप कभी भी सकते हो, खाना बनाते हुए सुन सकते हो, आप घूमते हुए सुन सकते हो, ठीक है, खाना खाते हुए सुन सकते हो। तो जहां पर आप समझते हो कि यहां हमारा समय खराब हो रहा है, तो वहां पर ये सुन सकते हो। भाई सुनने में कहां दिक्कत है, और सुनने से जरूर याद होगा, ये तो आप जानते ही हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा, बहुत सुंदर सवाल है। मनोविज्ञान की सबसे आधुनिकतम शाखा है। मनोविज्ञान की सबसे आधुनिकतम शाखा, लेटेस्ट एकदम, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान। बताइए कौन सी शाखा है जो कि एकदम आधुनिकतम मानी जाती है? परा मनोविज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा परा मनोविज्ञान। अब परा मनोविज्ञान जो है, इसमें क्या होता है भाई? परा मनोविज्ञान के अंदर जो उलझी हुई गुत्थियां होती हैं, उलझी हुई जो उलझे हुए मामले होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उनसे संबंधित अध्ययन होता है। यहाँ पर आपने कुछ समय पहले सुना था कि घर में लेडीजों के, लड़कियों के सोते हुए कोई चोटी काट जाता है, कोई बाल काट जाता है घर में अंदर घुस के। ऐसी अफवाह बहुत दिनों तक चली थी। सोते सोते किसी के बाल कट गए, कोई बाल काट जाता है, ऐसी अफवाह चली थी ये हमारी, लेकिन पता किसी को भी नहीं चला आज तक भाई हुआ क्यों, ऐसा क्या मामला था। तो इसको हम जो अध्ययन करेंगे इसका, तो वो परा मनोविज्ञान के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। ऐसी कई चीजें हैं, कई ऐसी गुत्थियां हैं हमारी, उलझी हुई गुत्थियां, तो उनसे संबंधित जो भी हमारा अध्ययन होता है वो परा मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। 20वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। यानी कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वाटसन भी हैं, स्किनर भी हैं, वुडवर्थ हैं, थॉर्नडाइक हैं। ये हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं 20वीं शताब्दी में, वो सब मनोविज्ञान वाले जो हैं वो व्यवहारवादी हैं। ठीक है, व्यवहार को मानते हैं। लास्ट में माना कि आदमी जो व्यवहार है हमारा, मनोविज्ञान जो है वो हमारा व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार से ही हम सब कुछ जान पाते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिकों में ये हम सब नाम आ जाते हैं, वाटसन है, स्किनर, वुडवर्थ। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगला सवाल है, थॉर्नडाइक संबंधित हैं। थॉर्नडाइक संबंधित हैं किससे? व्यवहारवादी, समाजवादी, विज्ञानवादी, क्षेत्रवादी। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारवादी, क्योंकि थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी हैं। तो यहाँ पर व्यवहारवादी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने नाम बताया ना आपको, वाटसन है, स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ये सब क्या हैं? व्यवहारवादी हैं सब के सब। चलें अगले सवाल पर। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही मोस्ट सवाल है। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं। उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? कितना सुंदर सवाल है। वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाइट्स। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं। यह परिभाषा दी है वाटसन ने। बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो यह वाटसन की परिभाषा है।
ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख लो, जैसे बाट सन है तो इस वाट सन में आप बाट मान लो, ऐसे बाट सन मान लो, वाट सन को वाट मान लो, बाट सन। बाट होता है जो सब्जी तोलने का तराजू होता है ना, तराजू में बाट रखते हैं ना, 1 किलो का, 2 किलो का, 1.5 किलो का, ऐसे बाट रखते हैं हम। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई तुम मुझे कोई भी बाट दे दो, मैं उसे वैसा तोल दूंगा जैसा मैं चाहता हूं। तराजू के अंदर आप चालाकी करके 1 किलो को आप 2 किलो में तोल सकते हो, 2 किलो को आप 4 किलो में तोल सकते हो। तो ये हम याद रखने के लिए ट्रिक बनाई है कि तुम मुझे कोई भी बाट दे दो, मैं उसको जैसा चाहूं वैसा तोल के बता सकता हूं आपको। 1 किलो रख दो, उसको 2 किलो में बराबर तोल देंगे, उसमें कुछ स्टाइल होती है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये परिभाषाएं आपकी याद रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। अगला सवाल है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है भाई? ये हमारा सवाल है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे मानते हैं? बताइए, थॉर्नडाइक को, स्किनर को, वाटसन को या पावलव को? अपना अपना आंसर सोच के रखें, क्या आंसर होगा? चलो बता देते हैं हम इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स थॉर्नडाइक, यानी थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने शिक्षा को समावेश किया है मनोविज्ञान के अंदर, इसीलिए इसको शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं प्रथम। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला सवाल है हमारा, देखो 20 नंबर का, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? कितना अच्छा सवाल है। शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो, वाटसन, स्किनर, पावलव? बताओ क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो, यानी कि शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर याद रखना है रूसो। अब देखो अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपको एक बात बताते हैं, हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जब ऐसा कोई प्रश्न आता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है या फिर इंटेलिजेंसी की उपलब्धि ये, या फिर आपकी बुद्धि शब्द है, या फिर आपका पर्सोना या ये पर्सनालिटी या व्यक्तित्व शब्द है, ये जितने भी आपको कोई भी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है उत्पत्ति वाला, तो आप समझ लेना लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। 99% आपके जितने भी शब्द हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से। तो अब देखो यहाँ पर अमेरिका, मलयालमी, लैटिन और कोई नहीं, तो आप सीधा सा समझ ही गए होंगे बात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन, यानी कि एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है भैया। किससे हुई है? लैटिन भाषा से। अगला सवाल है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? अब देखो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई किस शब्द से हुई है, उस शब्द को बताना है। पर्सन, पर्सोना और पर्सन, बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर हम बता देते हैं, अपना अपना आंसर आपने सोच ही लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पर्सोना, ये वाला, यानी कि जो व्यक्तित्व शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, और इसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा लगाना। मुखौटा जैसे बंदर के, भालू के, कोई भी अलग अलग मुखौटे आते हैं कि नहीं, वो पर्सोना। अगला सवाल है हमारा, सिगमंड फ्राइड किस देश से संबंधित हैं? यानी कि जो सिगमंड फ्राइड हैं ये किस देश से संबंधित है भाई? इंग्लैंड से, वियना, जापान, अमेरिका? तो राइट आंसर क्या होगा? सब सोच लो अपना अपना आंसर। चलो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई वियना, यानी वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अंदर है वियना, तो वियना के रहने वाले हैं सिगमंड फ्राइड, तो आंसर हो जाएगा वियना। ठीक है, चलो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। 23 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अगला सवाल हम समझते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही मोस्ट और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हम कह सकते हैं इसको। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। उक्त परिभाषा है, आप परिभाषा समझ गए, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, एग्जाम में कई बार पूछ ली गई है। व्यक्तित्व क्या है ये बता रहे हैं कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक का मतलब मन और देह यानी कि शरीर से, शारीरिक मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के साथ में समायोजन स्थापित कर लेता है। ये परिभाषा वाटसन, ऑलपोर्ट, थॉर्नडाइक या रूसो, कौन सा आंसर होगा?
चलो आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर होगा ऑलपोर्ट, यानी ये परिभाषा ऑलपोर्ट की है भाई, ऑलपोर्ट। अब इसमें आपको ट्रिक बता रहे हैं हम कैसे याद रखना है। मान लो आपको कंफ्यूजन हो गया, एग्जाम में सवाल आ गया तो आपको याद नहीं आ रहा कि ऑलपोर्ट की परिभाषा क्या नहीं, तो इसको याद रखना है। इसमें से कुछ शब्दों को आपको चयनित करना है, उन शब्दों को आपको जिसकी परिभाषा है उस व्यक्ति से जोड़ना है। तो जैसे मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, मनोदैहिक, ये मनोदैहिक शब्द आपका हमेशा आएगा, चाहे परिभाषा में कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं, कुछ चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये मुख्य शब्द हैं, जैसे मनोदैहिक व्यवस्था गत्यात्मक संगठन है, ठीक है। तो मनोदैहिक आपका मन और देह यानी शरीर, तो शरीर आ रहा है तो आप ऐसे मानो कि शरीर और मन के सभी पार्ट यानी अंग, इसको कहते हैं ऑल पार्ट, यानी ऑल पार्ट सभी पार्ट, बिल्कुल ठीक है, सभी पार्टों की व्यवस्था, ऐसे ऑल पोर्ट आपको याद रख लेना है। तो हमारी सभी पार्टों की व्यवस्था हो जाएगी ऑल पोर्ट, ठीक है, ऐसे हम याद रख पाएंगे इसको। चलो अगला सवाल है हमारा, देखिए 25 नंबर का। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, यानी शारीरिक संरचना के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो कौन कौन से हैं? क्रेशमर, शेल्डन या ए और वे दोनों या रूफल्ड? चलो बिल्कुल हम बता देते हैं डायरेक्ट आंसर इसका आंसर हो जाएगा भाई 6 नंबर का होगा, यानी क्रेशमर और शेल्डन जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन दोनों ने ही शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया है, किसका? व्यक्तित्व का, ठीक है। अलग अलग वर्गीकरण इन्होंने किया है, लेकिन आधार क्या रखा है इन्होंने? शारीरिक संरचना, ठीक है ना। गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, ये शारीरिक संरचना के अंदर ही आते हैं ऐसी, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 26 नंबर का। व्यक्तित्व का सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण किसका माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। युंग या जुंग का, वाटसन का, या फिर केचमर या ऑलपोर्ट? व्यक्तित्व का सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक का माना जाता है, ये हमारा सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, युंग या जुंग। युंग या जुंग ने जो वर्गीकरण किया है आपका, कौन सा किया है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये वर्गीकरण जो किया है जुंग के द्वारा, ये सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण माना जाता है। व्यक्तित्व की बात हम कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए ये हमारा 27 नंबर का सवाल रहेगा। देखिए सवाल है, अधोलिखित में से ईश्वर पर धर्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर पर धर्म में विश्वास करते हैं सतोगुणी, तमोगुणी लोग, रजोगुणी या सभी? ये तो आप समझ गए होंगे, एकदम सिंपल सा सवाल है। जो ईश्वर और धर्म में विश्वास करते हैं तो उनको हम सतोगुणी लोग कहते हैं, ठीक है। सतोगुणी, देखो 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो सतोगुणी होते हैं, एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, यानी सत, तम और रज, ये 3 प्रकार के हमारे गुण होते हैं। तो सतोगुणी लोग कहते हैं वो ईश्वर और धर्म में विश्वास करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है? यानी भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से जो वर्गीकरण व्यक्तित्व का किया गया है वो कौन सा वर्गीकरण है? भावुक, कर्मशील, विचारशील या सभी? बताओ आंसर, क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? चलो हम बता देते हैं आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी, यानी कि भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से जो वर्गीकरण हुआ है वो 3 प्रकार से हुआ है, यानी कि भावुक प्रकार के लोग, एक कर्मशील लोग और एक विचारशील लोग। इसको हम एक ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं। इसको एक ट्रिक याद रखनी है आपको, FAT, फैट, क्योंकि आज के समय में फैट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फैट का मतलब, F का मतलब होता है फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब भावुक, A का मतलब होता है एक्शन यानी कर्मशील, और T का मतलब होता है थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब विचारशील। ऐसे FAT, फैट, ये आपको याद रख लेना है। तो हमारे भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से ये वर्गीकरण हो जाता है। चलो 2 सवाल और समझेंगे हम, आज के हमारे 30 प्रश्न हो जाएंगे पूरे। अगला हमारा सेकंड लास्ट सवाल है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं बताई हैं? सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना के हिसाब से जो अवस्थाएं बताई हैं वो कितनी बताई? 3, 2, 4 या 5? बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3, यानी कि इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। कितनी? 3। अब कौन सी बताएं?
इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। एक तो बताइए इड, ऐसे ई डी, इड, इड, ईगो और सुपर ईगो, और सुपर ईगो। ठीक है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई भाई। समझ गए बात। अब लास्ट सवाल और हम समझ लेते हैं। इच्छाओं की जननी अथवा सुखवादी सिद्धांत पर आधारित अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है इदम, अहम, ईगो या परमहम। बताओ क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका। सवाल है जननी, यानी इच्छाओं की जननी किसे कहेंगे हम, या फिर सुखवादी सिद्धांत पर आधारित कौन सी अवस्था कहलाती है, ये हमारा सवाल है। चलो आंसर बता देते हैं डायरेक्ट आपको। इसका आंसर है इदम, ये इदम, या इसको हम कहते हैं इड, ई डी, इड, इड, ईगो, सुपर ईगो। इदम, इदम, अहम, परम अहम। हिंदी में लिखें तो इदम, अहम, परम अहम। अंग्रेजी में इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इदम जो होता है इसको हम इच्छाओं की जननी कहते हैं, सुखवादी सिद्धांत, यानी कि अपने काम को करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, यानी सुख मिलना चाहिए चाहे किसी भी रूप में मिले, सुख प्राप्त करने के लिए चाहे किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े तो भी करते हैं। ये इच्छाओं की जननी है, इच्छाएं क्रिएट होती हैं। अब उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, सुख की अनुभूति प्राप्त करने के लिए चाहे किसी को दुख पहुंचाना पड़े, कितना भी दुख पहुंचाएं वो भी कर लेते हैं। किसी की हत्या भी कर लेते हैं। इस प्रकार के लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी कुछ भी करके वो काम कर लेते हैं। ऐसे कहेंगे हम इनको इड प्रकार के लोग। ठीक है, तो इच्छाओं की जननी अथवा सुखवादी सिद्धांत पर आधारित जो अवस्था कहलाती है वो इदम कहलाती है, अंग्रेजी में उनके इड। तो आज के लिए हमारे ये 30 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने पूरा वीडियो सुना होगा, और अच्छे से नहीं सुना है तो ज़रूर सुने, दोबारा सुने, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि सबको फ़ायदा हो सके। इसमें हम धीरे धीरे आपको सारे प्रश्न बताएंगे। इसमें लगभग 400-500 प्रश्न आपको ऐसे बताएंगे जिसमें रिवीजन हो जाएगा आपका। और हमने आपसे पहले ही कहा कि भाई आप जब सुनो तब आपको लग रहा है कि ये समय हमारा खराब हो रहा है, उस समय सुन लो, सुनने से याद हो रहा है आपको, और क्या चाहिए भाई। आप गाने सुन रहे हैं फालतू में, कोई व्हाट्सएप पे देखते हैं, यूट्यूब पे आप और कोई चीज़ देखते हैं जो आपकी पढ़ाई से संबंधित नहीं है, तो उससे अच्छा है कि आप ये चीज़ देखें जो आपके लिए तैयारी में सहायक होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली हमारे अपने YouTube चैनल पे फिर से आपको स्वागत करते हैं, और आपसे एक ही निवेदन करते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को सबसे आप शेयर करें। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी, किसी प्रकार का कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के रूप में प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं PDF बुक के रूप में, किताब के रूप में, जिसमें सभी प्रकार के आपको मैटर मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी मिलेगी, संस्कृत, साइकोलॉजी, सामाजिक ज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, इन सब का मैटर आपको एक साथ किताब के रूप में मिल जाएगा, जो कि आपको PDF बुक के रूप में मिलेगी। यदि आप केवल संस्कृत शिक्षण विधियों के नोट्स चाहते हैं, हस्तलिखित हमारे स्वयं के बनाए हुए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, यदि वो चाहते हो तो वो भी प्राप्त कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डिटेल चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा किस तरह से आप ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए पर्याप्त इतना मैटर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारा ये कंप्लीट हो जाता है ये वीडियो। आगे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और अगले हमारे 30 प्रश्नों के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।